तो मैं एक ग्रेट योद्धा हूँ, इसलिए मुझे इतना चुनौतीपूर्ण रण दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में, इनके बच्चे तो हो नहीं सकते, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है? तो ये ज़रूर किसी के घर पे जाते होंगे, बच्चे पकड़ के ले आते होंगे। बल्कि अगर कोई बच्चा इस तरीके का दिखता भी है, मिलता भी है, तो हमारे समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग हैं, पहले तो माता पिता को ये सजेस्ट करते हैं कि आप इसकी शल्य चिकित्सा करा के आप देखिए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखिए कि ये भी अपने जीवन एक नॉर्मल इंसान के समान जी सके। उनको लगता है ये बच्चा बड़ा होकर हमारे लिए कलंक साबित होगा और बहुत हर्ष के साथ में उनका लालन पालन होता है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हमारे घराने के लोग उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं और वो बच्चा निराश होकर वापस आता है तो फिर जो बड़े गुरु होते हैं, बड़ी माइयाँ होती हैं, वो यही बोलती हैं कि बच्चे हम तो चाहते हैं तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन अभी समाज के दरवाजे बंद है तो बेटा हम क्या कर सकते हैं। और हमारा तो देखो पारंपरिक नेक मांगने का, बधाई देने का एक व्यवसाय है, तुम चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खुद इतनी त्राही त्राही होती है, वो भला अपने समाज के नौजवानों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करेंगे। को आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर खंडित करती हूँ, ये गलत है, ऐसी धारणा भी गलत है। आपने रामायण में भी देखा होगा, जबकि भगवान राम जब वनवास पे जाते हैं तो वहाँ पे भी जो किन्नर प्रजाति के लोग होते हैं उनका 14 साल से इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ भी परचम लहराया था अपनी सफलता का। और जब मुग़ल समाज हमारे हिंदुस्तान में आया तो हिजड़ा कम्युनिटी आई थी, जो कि एक अरेबिक टर्म है, एक अरब भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है अपने हिज्र को छोड़ के अलग जगह रहने वाला। किन्नर्स को जब हिजड़ा बोला जाने लगा तो वो भी एक हमारे मुग़ल कालीन सभ्यता का हिस्सा रहे हैं और वो राजाओं के, रानियों के महलों में, स्पेशली रानियों के हरम में उनके गार्ड बन के रहते थे, उनके सलाहकार बन के रहते थे। लेकिन आज वो समाज हाशिए पे हो गया है, क्योंकि हमें अपनी उपयोगिता अब सिद्ध करनी पड़ रही है। अरे भाई, ये पेड़ ना तो फल दे सकता है ना फूल दे सकता है, तो इस पेड़ की क्या ज़रूरत है, चलो इसे काट दे। लेकिन आप भूल जाते हैं कि ये पेड़ लकड़ी रखता है, जो कि आपके बुढ़ापे में आपकी छड़ी बन सकती है। मैम, मेरा सवाल आपसे एक और है कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको दिल्ली आप आई तो कैसा लोगों से आपका व्यवहार रहा, लोगों का कैसा आपके प्रति व्यवहार रहा, कितनी कठिनाई आपको दिल्ली में देखनी मिली? खूबसूरती मेरे लिए कभी भी श्राप का कारण नहीं बनी। मेरी खूबसूरती ने मुझे हमेशा ही लोगों के बीच में और पहचान दी है। और खूबसूरती में जब शिक्षा का तड़का लग गया तो वो बहुत ही और अच्छी बात थी। लोग ब्यूटी विद ब्रेन के हमेशा से ही प्रशंसक रहे हैं और ये ईश्वर की मेरे ऊपर एक कृपा थी कि उन्होंने मुझे दोनों ही चीज़ दी। जब मैं दिल्ली आई तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ पे मुझे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहना पड़ा, और डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जबकि मेरा खुद का व्यवहार उनके प्रति अनुचित होता। जब हम खुद प्यार परोसेंगे तो प्यार ही वापस मिलेगा। दिल्ली में आप कब से रह रही हैं? अपना कोई बॉयफ्रेंड आपका? दिल्ली में मैं रह रही हूँ विगत 3-4 साल से। मैं सन 2019 में यहाँ पे आ गई थी और जब मैं आई थी तो मेरे साथ साथ में कोरोना जी भी आ गए थे। और जब कोरोना जी आए तो आपको पता है कि बड़े बड़े सूरमा जो थे वो उस समय चकनाचूर हो रहे थे, तो मैं भी बहुत ही उस समय उथल पुथल वाली ज़िंदगी थी। मैं अकेली थी और परेशान भी थी, तो बहुत दोस्त बने, बहुत ज़िंदगी में ऐसे ख़ास लोग आए जो कि मेरे समुदाय के भी थे और मेरे समुदाय से परे भी थे, महिला पुरुष भी थे, और उन लोगों ने मुझे बहुत ही सहजता के साथ में स्वीकार करा। उन लोगों में कुछ नाम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर नितिन केरवाल, जैसे डॉक्टर राजकुमार ओझा, नितिन जो कि मेरे भाई हैं, और मोहिनी, शुभी, और मेरे किन्नर समुदाय से मेरी जो गुरु हैं मलाइका जी, वो और उनके घर के सभी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। तो सफ़र बहुत खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा रहा, और किसी ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और डिस्क्रिमिनेशन कोई करता भी था तो मैं उनको इग्नोर करना पसंद करती थी। मैं ही सोचती थी कि डॉग बार्क्स एंड एलिफेंट रन्स। भगवान से कोई शिकायत आपकी आज की डेट में? जी बिल्कुल भी नहीं, भगवान से कोई शिकायत करनी। परमात्मा तो इतने सुंदर है, वो तो सत्य है, उनसे क्या शिकायत। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा करा, और जो सबसे टफ बैटल होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को दिया जाता है। तो मैं एक ग्रेट योद्धा हूँ, इसलिए मुझे इतना चुनौतीपूर्ण रण दिया गया है और मैं जीत के दिखाऊंगी। आपके समाज में जब आपके समाज के थर्ड जेंडर को जो पता चलता है आपके बारे में, आपके जैसे लोगों के बारे में, तो अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, तो कभी आपको भी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप भी कभी ऐसे साथ गए? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में,
एक्चुअली शुरू से ही जो हमारा समाज है वो समुदाय से, मेन समुदाय से हट के रहता है। उनके डेरे हो, उनके घर हो, या उनके जो भी जहाँ पे उनके आवास होते हैं वो नॉर्मल लोगों से, बस्ती से हट के होते हैं। वो लोग अपने आप को थोड़ा सा उनसे अलग रखते हैं क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं पसंद है, रोक टोक पसंद नहीं है। आप उनको बहुत ज़्यादा जज करेंगे तो उनको पसंद नहीं है। तो लोगों ने क्या किया ना, अपने मन से मनगढ़ंत बातें निकालने शुरू कर दी। उनको लगता था कि ये लोग जो होते हैं इनके बच्चे तो हो नहीं सकते, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है, तो ये ज़रूर किसी के घर पे जाते होंगे, बच्चे पकड़ के ले आते होंगे। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है हमारे समुदाय के ऊपर। ऐसा कोई भी नहीं करता है, बल्कि अगर कोई बच्चा इस तरीके का दिखता भी है, मिलता भी है, तो हमारे समुदाय के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं पहले तो माता पिता को ये सजेस्ट करते हैं कि आप इसकी शल्य चिकित्सा करा के आप देखिए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखिए कि ये भी अपने जीवन एक नॉर्मल इंसान के समान जी सके। लेकिन जब माता पिता ही उस बच्चे को कूड़े में फेंकने के लिए तैयार होते हैं, माता पिता ही उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको लगता है ये बच्चा बड़ा होकर हमारे लिए कलंक साबित होगा, तो ऐसे में हमारे समुदाय की बहनें और माताएं उनको लेके आती हैं और बहुत हर्ष के साथ में उनका लालन पालन होता है। जो जिस विधा में माहिर होता है उसको कार्य करवाया जाता है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हमारे घराने के लोग उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब वो बच्चा पढ़ने जाता है और फिर से डिस्क्रिमिनेशन होता है विद्यालय में, स्कूल में, सहपाठियों के तरफ से, और वो बच्चा निराश होकर वापस आता है। तो फिर जो बड़े गुरु होते हैं, बड़ी माइयाँ होती हैं, वो यही बोलती हैं कि बच्चे हम तो चाहते हैं तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन अभी समाज के दरवाजे बंद है, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं। और हमारा तो देखो पारंपरिक नेक मांगने का, बधाई देने का एक व्यवसाय है, तुम चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकती हो, और वो भी हम उनकी स्वीकृति से ही होता है। कोई भी हमारे समुदाय का बड़ा बुजुर्ग ज़बरदस्ती किसी के साथ में कुछ नहीं करता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खुद इतनी त्राही त्राही होती है, वो भला अपने समाज के नौजवानों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करेंगे। तो ये बिल्कुल एक बेबुनियादी इल्ज़ाम है मेरे समाज के ऊपर, और मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर खंडित करती हूँ। ये गलत है, ऐसी धारणा भी गलत है जी। कभी आप गई हैं डेरे वालों के साथ में? कभी बताना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर की, तो ट्रांसजेंडर समुदाय जो एक लॉ टर्म है जो कि हमारे संविधान में है, जो कि अब जो एक्ट बन रहे हैं जिसके हिसाब से हम इसको देखते हैं, तो ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन और इंटरसेक्स पीपल आते हैं। हम इसी इंटरसेक्स की श्रृंखला में या फिर ट्रांस वुमेन की श्रृंखला में ही किन्नर प्रजाति को भी लेके आते हैं। ये जो किन्नर प्रजाति है, ये एक्चुअल में हर किन्नर जो है वो एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन हर ट्रांसजेंडर एक किन्नर नहीं है। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ, लेकिन मैं इज्जत से समाज में नौकरी करके अपना पालन पोषण कर रही हूँ, समाज में एक सभ्य तरीके से रहती हूँ। तो मैं बिल्कुल उसी महिला के समान हूँ जैसे कि एक आम महिला होती है, भले मेरा रहन सहन हो, मेरा पहनावा हो, मेरी भाषा शैली हो या मेरा कार्य करने का तरीका हो। इनसे परे एक समाज ऐसा होता है जिनका सोशियो कल्चर होता है कि वो लोग नेक मांगने का और बधाई देने का काम करते हैं, जिसको परंपरागत तौर पे किन्नर बोला जाता है। ये कहते हैं बहुत पौराणिक समय से हमारे सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। आपने रामायण में भी देखा होगा, जबकि भगवान राम जब वनवास पे जाते हैं तो वहाँ पे भी जो किन्नर प्रजाति के लोग होते हैं उनका 14 साल से इंतज़ार कर रहे थे। आपने महाभारत में शिखंडी को देखा होगा, जो कि एक सेनापति थे, एक धुरंधर योद्धा थे। उनका पौरुष या उनके अंदर के महिला को ना देखते हुए उनकी बुद्धि और उनके साहस को देखा गया, और वो एक बहुत बड़ी सेना को लीड कर रहे थे, एक आर्मी को लीड कर रहे थे। तो वहाँ भी परचम लहराया था अपनी सफलता का। और जब मुग़ल समाज हमारे हिंदुस्तान में आया तो उनके यहाँ पे ख्वाजा सरा या हिजड़ा कम्युनिटी आई थी, जो कि एक अरेबिक टर्म है, एक अरब भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है अपने हिज्र को छोड़ के अलग जगह रहने वाला। तो ये बिल्कुल भी गाली के रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के बहुत मायने हैं। किन्नर जो थे वो भी बहुत पौराणिक है, और जो किन्नर्स को जब हिजड़ा बोला जाने लगा तो वो भी एक हमारे मुग़ल कालीन सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। और वो राजाओं के, रानियों के महलों में, स्पेशली रानियों के हरम में उनके गार्ड बन के रहते थे, उनके सलाहकार बन के रहते थे, गुप्तचर बन के रहते थे, और उनकी सलाहकार मंडली के बहुत ही प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। तो इतने जो टैलेंटेड और इतने आप कह सकते हो वाइज पीपल जो थे वो हमारे समाज ने दिए हैं मुख्य धारा के समाज को। लेकिन आज वो समाज हाशिए पे हो गया है, क्योंकि हमें अपनी उपयोगिता अब सिद्ध करनी पड़ रही है। हमारा समाज, इंसान जो है ना, बड़ा लालची है।
वो एक स्त्री को जो बाँझ होती है उस तक को दरकिनार करके दूसरे से शादी कर लेता है, या एक पुरुष जिसका एक्सीडेंट हो जाए और उसके हाथ पैर अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनको भी मुख्य धारा से हटा के विकलांगता की श्रेणी में घोषित कर देते हैं। ऐसे में जब हम जो कि माँ नहीं बन सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम आपके जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे में आप भी हम लोग को हाशिए पर रख देते हैं। आपको लगता है कि अरे भाई, ये पेड़ ना तो फल दे सकता है ना फूल दे सकता है, तो इस पेड़ की क्या ज़रूरत है, चलो इसे काट दें। लेकिन आप भूल जाते हैं कि ये पेड़ लकड़ी रखता है जो कि आपके बुढ़ापे में आपकी छड़ी बन सकती है। अब तक के सफ़र में अभी तक आपको किसी से प्यार हुआ जो आपको अब तक मतलब कभी याद आता हो कभी? देखिए, मोहब्बत से कौन वंचित रहा है? कामदेव तो हर जगह है और उनके बाणों से कौन बचा है। राजा हो या रंग को, मोहब्बत की कहानियाँ तो हर दौर में बहुत ही प्रचलित रही हैं। और मैं भी बिल्कुल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे बहुत ही नॉर्मल स्त्री हूँ। तो जब नॉर्मल हो तो ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। मेरे को भी मोहब्बत हुई है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मोहब्बत नहीं हुई, मोहब्बत है। और मैं अभी भी किसी से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अभी सार्वजनिक तौर पे उनका नाम लेके कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम कोई बड़ा काम करेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, हमारा काम बोलेगा, हमारा जो वर्क है वो आगे बढ़ेगा। और जब आपके चैनल्स पे सुर्खियों में वो बात डाली जाएगी कि एक ट्रांसजेंडर महिला का बहुत ही पारंपरिक तौर पे विवाह हुआ है और वो एक कुशल ज़िंदगी जी रही है, तो शायद वो एक ज़्यादा अच्छी बात होगी। अभी बोलना होगा कि मैं बहुत बड़बड़ कर रही हूँ। जब वो बोलने को मैं करनी में तब्दील कर दूँगी, तब उस बात को आपके चैनल पे ज़रूर से बोलूँगी और नेक्स्ट इंटरव्यू अपने पार्टनर के साथ में करूँगी। और अभी मैं आगामी महीने अरुणाचल प्रदेश भी जा रही हूँ। मैंने अब तक बहुत सारी कविताएं, तकरीबन 150 कविताएं लिख चुकी हूँ और 5 शॉर्ट स्टोरीज़ लिख चुकी हूँ। अभी 14 और 15 नवंबर को गाज़ियाबाद में भी लिटरेचर फेस्ट है, वहाँ भी मुझे एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो बताना ये चाहूँगी आपको कि मेरे को हर जगह मान सम्मान और प्यार मिला है, भले वो साहित्य जगत हो, भले वो रंगमंच हो, या वो आम इंसान हो। हर जगह लोग मुझे बुलाते हैं और अब तो लोग मुझे गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय से हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत है, शालीन और सभ्य है। तो ये सारी बातों का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसकी वजह से लोग अब तो मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे हर जगह आमंत्रित करते हैं।